एस्पायरेंट, आज हम एनसीईआरटी जो कवर कर रहे थे, उसको कवर ना करके हम एक और सेगमेंट कवर कर रहे थे, जहाँ पे हम देख रहे थे कि मोस्ट रिपीटेड थीम पे क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। जैसे हमने कुछ टॉपिक किए थे वहाँ पे, जैसे हमने पढ़ा था बुद्ध बुद्ध के बारे में, तो क्या हुआ था जो बौद्ध धर्म था वहाँ से क्या-क्या सवाल पूछे जा रहे थे। उसी तरह हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था, तो जैन धर्म से क्या-क्या सवाल पूछे जा रहे थे। तो हम क्या देख रहे थे, एक ऐसी थीम है जहाँ से लगभग हर साल 1 ना 2 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। एक ऐसी थीम जहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें रिपीट होती हैं, जैसे बौद्ध धर्म में हमने क्या पढ़ा था, त्रिपिटक के बारे में पढ़ा था, महात्मा बुद्ध का महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, तो इन सब चीज़ों के बारे में क्या था, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा था। उसी तरह से आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे, आज का टॉपिक है संगम युग। क्या है संगम युग? तो संगम युग के बारे में क्या है, तो संगम युग थोड़ा फैक्चुअल है टॉपिक। अब इस फैक्चुअल टॉपिक से क्या होता है कि हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब हम देखते हैं कि पीसीएस का एग्ज़ाम अभी कब है, 6 दिसंबर 2026 को होना है। तो इस समय क्या देखेंगे हम, वो थीम देख लें कि जहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाए, एक ऐसा सवाल जो हर बच्चा सही करे, मतलब हर वो लड़का या हर वो लड़की जो सिलेक्ट हो रहे हैं, वो क्वेश्चन क्या करते हैं, वो सही कर देते हैं। तो हमें भी वो क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, क्योंकि उस रेस में बने रहने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हम शुरू करते हैं संगम युग के बारे में पहले देखना, और पूरा संगम युग में जो-जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, उन चीज़ों को हम एक साथ एक ही टॉपिक में कवर कर लेते हैं। ठीक है? तो जो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा किस चीज़ के बारे में? आज का टॉपिक है हमारा संगम युग के बारे में। अब संगम युग के बारे में सबसे पहली चीज़ क्या देखेंगे, संगम युग की समय सीमा क्या है? तो इसका काल क्या है? ये किस समय की बात है? तो ये बात है पहली से तीसरी शताब्दी के बीच की। कब की बात है? पहली से तीसरी शताब्दी के बीच की बात है। यानी इसका समय काल क्या है? पहली से तीसरी शताब्दी। अब इसके समय काल में मतभेद है, क्योंकि जो रामशरण शर्मा जी हैं, अब रामशरण शर्मा जी क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि जो संगम युग है, इसका काल क्या है? इसका काल है तीसरी से छठी शताब्दी ईसा पूर्व। क्या है? तीसरी से छठी शताब्दी ईसा पूर्व। ये किसके अनुसार है? अगर ये बात की है तो ये है रामशरण शर्मा जी के अनुसार। ठीक है? अब क्या होता है, संगम युग में कुल 3 संगम होते हैं। कितने संगम हैं? कुल 3 संगम हैं। कुल 3 संगम। तो जो कुल 3 संगम हैं, ये कब-कब हुए हैं और इनकी अध्यक्षता किसने की है? तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो कुल कितने संगम हुए? कुल 3 संगम हुए हैं। अब हम बात करें अगर पहले संगम की, तो जो पहला संगम है, ये फर्स्ट संगम कब होता है? फर्स्ट संगम किस स्थान पे होता है? तो फर्स्ट संगम होता है मदुरै में। याद क्या रखना है कि फर्स्ट संगम कहाँ होता है? फर्स्ट संगम मदुरै में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता की बात करें अगर, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे ऋषि अगस्त्य। कौन थे? ऋषि अगस्त्य। ये क्या है? ये इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है? ये चीज़ें याद रखना। अब फर्स्ट संगम से क्या है, पहला संगम जो होता है, इसकी कोई भी पुस्तक हमें प्राप्त नहीं होती है। यानी इसकी भी कोई भी पुस्तक हमें क्या है, प्राप्त नहीं है। ये याद रखेंगे पहली चीज़, क्योंकि सीधा क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम संगम से रिलेटेड नहीं, किस संगम से रिलेटेड पुस्तकें प्राप्त होती हैं? दूसरे तीसरे से होती हैं, लेकिन पहले संगम से रिलेटेड कोई भी पुस्तक प्राप्त नहीं होती है। अब आगे देखते हैं। जब ये पहला संगम है, इसके बारे में क्या कहा जाता है कि जो ऋषि अगस्त्य हैं, इन्होंने क्या किया, इनको वैदिक परंपरा जो है वो दक्षिण भारत ले जाने का श्रेय दिया गया। किसे? जो ऋषि अगस्त्य हैं, इनको वैदिक परंपरा को दक्षिण भारत ले जाने का श्रेय दिया गया। क्या दिया गया? कि जो वैदिक परंपरा है उसको कहाँ ले गए हैं ये ले गए दक्षिण भारत। दक्षिण भारत का श्रेय किसको दिया जाता है? ऋषि अगस्त्य को, कि इन्होंने वैदिक परंपरा के दक्षिण भारत लेके गए। अगला देखते हैं दूसरा संगम। तो जो दूसरा संगम है, तो उस दूसरे संगम में क्या है, दूसरा संगम कहाँ पे होता है? तो दूसरा संगम होता है कपाटपुरम। कपाटपुरम या अलवई, उसे क्या कहा जाता है? कपाटपुरम, या वर्तमान में क्या कहते हैं? अलवई। तो ये हो गया कपाटपुरम व अलवई। अब बताइए इसकी अध्यक्षता किसके ने की? तो इसकी अध्यक्षता भी की किसने? इसकी अध्यक्षता की अगस्त ऋषि ने। किसने की? अगस्त ऋषि ने। तो अध्यक्ष कौन है? अगस्त ऋषि ही हैं। लेकिन अगस्त ऋषि की अध्यक्षता के समय ही ये क्या होता है, अगस्त ऋषि की मृत्यु हो जाती है। तो इसके पश्चात इसके कौन अध्यक्ष बनाए जाते हैं? इसके पश्चात इसके अध्यक्ष बनते हैं तोलकप्पियर। यानी क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है तो जो अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं तोलकप्पियर। कौन बनते हैं? तोलकप्पियर। ये हो गया तोलकप्पियर, क्या है? इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ये चीज़ याद रखनी है। अब तोलकप्पियर का जो ग्रंथ है वो क्या है? जो तोलकप्पियर, इनके ग्रंथ का क्या नाम है? इनके ग्रंथ का नाम है तोलकप्पियम। क्या नाम है? तोलकप्पियम। तो तोलकप्पियर का ग्रंथ क्या हो गया? तोलकप्पियम हो गया। अब ये जो तोलकप्पियम है, ये क्या है? तमिल व्याकरण का प्राचीन ग्रंथ है। तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। यानी ये किसका है? ये तमिल व्याकरण का क्या है? ग्रंथ है। तोलकप्पियम किससे संबंधित है? ये तमिल का व्याकरण। तो याद रखना कि अगर पूछ रहे तोलकप्पियम किस विषय वस्तु क्या है, तो क्या है? तमिल व्याकरण है। आगे देखते हैं। इसी समय का एक ग्रंथ है नलियार दिव्य प्रबंधन।
क्या है, नलियार दिव्य प्रबंधन। तो वो क्या है, वो उसे तमिल वेद कहा जाता है, यानी किसे कहा जाता है, तमिल वेद। अगर पूछ ले तमिल वेद किसे कहते हैं, तो तमिल वेद कहते हैं नलियार दिव्य प्रबंधन। तो ये क्या होगा, ये हो गया तमिल वेद। अब क्या, ये जो नलियार दिव्य प्रबंधन है तोल कपियर का नहीं है, ये याद रखना है। ये क्या है, ये अलग से रचना है नलियार दिव्य प्रबंधन। मैंने आपको अभी लास्ट चैप्टर जब एनसीईआरटी का पढ़ा था वहां पे बनाया था कि नलियार दिव्य प्रबंधन किसका है, तो आप बताएगा ये अलवारों का है या नयनारों का है, इन्हीं दो में से एक का है। तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि नलियार दिव्य प्रबंधन जो ग्रंथ है ये किसका है। ठीक है, अब आगे क्या बात करें, जो नलियार दिव्य प्रबंधन है इसके टोटल 3 भाग हैं। क्या है, इसके 3 भाग हैं। तो जो नलियार दिव्य प्रबंधन के क्या है, टोटल 3 भाग हैं। इसका पहला भाग है वर्ण विचार, दूसरा है वाक्य विचार और तीसरा है वस्तु। क्या है, वर्ण विचार, वाक्य विचार और वस्तु। आगे देखते हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, और मिलेगा वो है तृतीय संगम। क्या है, थर्ड संगम। अब थर्ड संगम की चर्चा करते हैं। तो थर्ड संगम कहाँ होता है, थर्ड संगम होता है, इसका स्थान क्या है, उत्तरी मदुरई। तो पहला संगम वो भी मदुरई, दूसरा संगम दूसरी जगह। अब दूसरे संगम का क्या नाम था, वो था कपाटपुरम। तीसरा संगम कहाँ होता है, उत्तरी मदुरई में। अब इसके अध्यक्ष जो है, इसके अध्यक्ष है नक्कीरर। इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष की बात करें तो वो है नक्कीरर। तो नक्कीरर क्या है, इसके अध्यक्ष है, एक चीज हो गई। दूसरी चीज क्या याद रखना है, जो यह संगम है, इस संगम में क्या है, इस संगम में जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों संप्रदाय के लोगों ने भाग लिया। अगर कभी पूछे कि किस संगम में जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों संप्रदाय के लोगों ने भाग लिया, तो क्या होता है, वो है तीसरा संगम। तीसरे संगम में तीनों संप्रदाय के लोगों ने क्या किया, भाग लिया। अब इसके बाद क्या पूछा जाता है, इसके बाद इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे पूछा जाएगा कि कोई रचना दे देगा, उसके रचनाकार पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा, एक रचना दे करके उसके रचनाकार पूछ लेगा। यानी क्या देगा, एक तरफ देगा उनके लेखक क्या है या उनके पुस्तकें क्या है, तो ऐसी चीजें पूछी जाएंगी। तो अगर बात करें हम पुस्तक की, तो एक पुस्तक है सिलप्पाधिकारम। कौन सी पुस्तक है, ये सबसे ज्यादा पूछी गई है। जब पीवाईक्यू दिखाऊंगा अभी मैं आपको, तो यहाँ पे दिखेगा कि सिलप्पाधिकारम जो पुस्तक है वो किसकी है, वो पुस्तक है इलांगो आदिगल की। किसकी है, इलांगो आदिगल। तो इलांगो आदिगल की पुस्तक का क्या नाम है, सिलप्पाधिकारम। ये हो गया। अब ये सिलप्पाधिकारम जो किसके बारे में है, तो ये है, ये एक नर्तकी है माधवी। तो एक व्यक्ति है, कौन है, व्यापारी है कोयलन, और उसके और एक नर्तकी क्या है, माधवी। तो इनके बीच की क्या है, एक प्रेम कहानी है। ये किसके बीच की प्रेम कहानी, इलांगो आदिकल की एक रचना है सिलप्पाधिकारम। ये क्या है, ये है प्रेम कहानी। किसके बीच में, नर्तकी माधवी के बीच में और कोयलन व्यापारी के बीच में। तो ये क्या है, इनके बीच की एक प्रेम कहानी है, ये याद रखेंगे। अगला देखते हैं, अगली पुस्तक कौन है, अगली पुस्तक है मणिमेकलय। पुस्तक का क्या नाम है, मणिमेकलय। तो जो मणिमेकलय पुस्तक है, इसके रचनाकार की अगर बात करें तो इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार है सतनार। क्या याद रखना है, सिथलई सतनार पूरा नाम है, पर हमें कितना याद रखना, हमें इतना याद होना चाहिए कि सतनार की है। किसकी है, सतनार के हैं। तो जो मणिमेकलय है ये भी क्या है, ये भी एक प्रेम कहानी है, ये हो गया। अब इसी तरह से एक क्या है, एक रचनाकार है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है तिरुतक देवर। तिरुतक देवर, इन्होंने क्या, इन्होंने एक विवाह ग्रंथ की रचना की है। जो तिरुतक देवर है, इनकी जो पुस्तक है उसे विवाह ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से तिरुवल्लुवर कौन है, तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर की रचना इंपॉर्टेंट रहेगी। क्या है, तिरुवल्लुवर। अब तिरुवल्लुवर की रचना क्या है, तिरुवल्लुवर की रचना है तिरुकुरल। तिरुकुरल तो किसकी रचना, यह है तिरुवल्लुवर की। इसी तरह से एक है नक्कीरर। नक्कीरर के बारे में मैंने बताया था अभी। नक्कीरर के बारे में आपको क्या बताया, जो नक्कीरर क्या है, ये अध्यक्ष हैं। तो इनकी एक पुस्तक है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, जो नक्कीरर थे, ये नक्कीरर कौन है, यह तृतीय बौद्ध संगम के अध्यक्ष। अब इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है मरुग कृपादम। मरुग कृपादन। तो मरुग कृपादन किसकी रचना है, ये है नक्कीरर की, ये याद होनी चाहिए। इसी तरह से एक व्यक्ति है उस समय के, रुद्र शर्मन, उसकी रचना है अहना नूर। कौन है, रुद्र शर्मन, उनकी रचना क्या है, अहना नूर। अहना नूर, तो ये याद हो गया। तो ये रचनाएं हमें क्या करनी है, याद रखनी हर हाल में। अब जो संगम साहित्य है, इसके बारे में एक स्टेटमेंट याद रखना है हमें, परमानेंट कभी नहीं भूलना है। वो है कि जो संगम युग है, संगम साहित्य में एक कदम्ब राजवंश था, उसकी चर्चा नहीं मिलती है। क्या याद रखना है, इसी समय की बात है, लेकिन एक कदम्ब राजवंश है। क्या है, कदम्ब राजवंश की चर्चा क्या है, संगम साहित्य में नहीं है। तो ये याद रखना, इसकी चर्चा क्या है, नहीं है। चर्चा नहीं है, किसकी नहीं है, कदम्ब राजवंश की चर्चा। ये जो संगम साहित्य इसमें नहीं है। ये याद रखना है कि संगम साहित्य में किसकी चर्चा नहीं है, तो कदम्ब राजवंश के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। आगे देखें, आगे देखें कि रामायण या रामावतरम जो है ये तमिल भाषा का है,
और इस तमिल भाषा की क्या है, रामायण है। तो जो इसके लेखक है वो कंबन है। आगे देखेंगे, यानी जो कंबन है, कंबन की रचना अगर पूछ ले तो कंबन की एक रचना क्या है, कंबन की रचना है रामायण या रामावतरम। क्या है, रामावतरम या रामायण। अब क्या याद रखना, जो है रामायण ये क्या है, ये है तमिल रामायण। अब ये जो रामायण है ये है तमिल रामायण। क्या याद रखना, ये तो तमिल रामायण हो गई, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है, कंबन है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अब क्या रखेंगे, संगम काल में जो तमिल में महाभारत लिखा गया उसका नाम क्या है, उसका नाम है भारत वेंडा। क्या, ये तो रामायण हो गई। इसी तरह से क्या है, एक महाभारत भी है। तो जो महाभारत है उस महाभारत का क्या नाम रखा गया, उसका नाम रखा गया भारत वेंडा। भारत वेंडा। अब ये हो गया महाभारत। तो जो ये महाभारत है, अगर हम बात करें कि इसके रचनाकार कौन है संगम काल में, तो इसके रचनाकार हैं बाराथाम पंड्या पेरुंडनेवेर। कौन है, ये याद रखेंगे, कठिन नाम है थोड़ा, बाराथाम पाडिया पेरुन डेवनर, पेरुन डेवनर, ये हो गए इनके रचनाकार। तो क्या है, बाराथाम पडिया पेरुंडनेवेर, ये है महाभारत के, और जो रामायण के हैं वो है कंबन। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। इसके अलावा क्या देखना है, इस समय राजा जो था, राजा का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो राजा की सभा होती थी, उसको कहते क्या थे। तो इसमें सिर्फ शब्दावली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा इसमें थ्योरेटिकल पार्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ शब्दावली है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि इस शब्द का क्या अर्थ है, ये रचनाकार किसके हैं, इसकी रचना किसने की है। तो यही चीज़ें आएंगी यहाँ से। तो जैसे एक शब्द है मनरम। क्या है, मनरम। तो मनरम क्या है, मनरम है राजा का सर्वोच्च न्यायालय, राजा की सभा। क्या होता है, राजा का सर्वोच्च न्यायालय, राजा की जो सभा थी उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मनरम। ये याद रखेंगे। अब क्या याद रखेंगे, किस समय एक शब्द था पेरुनल। क्या है, पेरुनल। पेरुनल का क्या अर्थ है, पेरुनल का अर्थ है कि राजा का जो जन्मदिन है प्रतिवर्ष मनाया जाता था, जिसे पेरुनल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरुनल। तो क्या, जो राजा का जन्मदिन होता है, राजा का जन्मदिन जो प्रतिवर्ष मनाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पेरुनल। ये याद रखेंगे। आगे क्या देखेंगे कि चोरी व व्यभिचार के अपराध हेतु मृत्युदंड दिया जाता था। तो कभी कभी पूछ ले कि संगम युग में चोरी व अपराध के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान था, बिल्कुल था। जीभ तक काट ली जाती थी। आगे इस समय भू राजस्व दर लिया जाता था, यानी राजस्व व्यवस्था थी। अब जो राजस्व व्यवस्था है वो उपज का कितना है, वो 1/6 है। क्या है, 1/6 है उत्पादन का, ये याद रखना है। आगे, क्योंकि संगम साहित्य में कदम्ब राजवंश की चर्चा नहीं है, पर संगम साहित्य में चर्चा जिसकी है वो क्या है, वो है दक्षिण के 3 राज्य। कौन कौन से, चेर, चोल और पांड्य। इनका क्या है, इनका संगम युग में उल्लेख है। क्या देखना है, चेर चोल पांड्य का संगम युग में उल्लेख है। जिसका नहीं है वो कौन सा वंश, वो है कदम्ब। ठीक है, ये हो गया। आगे क्या देखेंगे, आगे थोड़ा देखेंगे चेर राजवंश के बारे में। किसके बारे में, चेर राजवंश के बारे में। अब चेर राजवंश के बारे में थोड़ी जानकारियां देख लेते हैं, क्या क्या चीजें। जैसे चेर राजवंश की अगर राजधानी पूछ ले तो इसकी राजधानी है वांजी या करूर। वांजी या करूर क्या है, इसकी राजधानी है। अगर चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह पूछ ले तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है धनुष। क्या है, इसका प्रतीक हो गया धनुष। जो इसकी राजधानी है वो हो गई वांजी या करूर। तो वांजी या करूर क्या है, इसकी राजधानी है। इसका प्रतीक क्या है, इसका धनुष है। अगर बात करें, एक व्यक्ति है जिसका नाम है, उसका नाम है उदयन जीरल। उदयन जीरल किस वंश से संबंधित है, तो उदयन जीरल चेर वंश से संबंधित है। यानी कौन व्यक्ति, उदयन जीरल, ये किससे संबंधित है, ये इसी चेर वंश से संबंधित है। लेकिन इसी वंश का एक शासक है वो है नेदुन जेरल, नेदुन जरेल। नेदुन जरेल ने क्या किया है, जो अपनी राजधानी है उसे मरंदे बनाया है, उसे मरंदे बनाया है। यानी जिनकी राजधानी वांजी करूर थी, इस राजधानी को मरंदे किसने बनाया है। अगर मरंदे बनाने की बात आएगी तो जो मरंदे बनाया है वो बनाया नेदुन जरेल ने। नेदुन जरेल, ये इसी वंश का एक शासक है नेदुन जरेल। उसने क्या क्या राजधानी परिवर्तन किया। आगे देखते हैं कि जो चेर वंश है, इसका व्यापार होता था किससे, रोमन साम्राज्य से। उस समय व्यापारिक संबंध थे। अब इन्हीं में से एक शासक है वो है सेनगुट्टुवन। तो सेनगुट्टुवन को क्या कहते हैं, लाल चेर कहते हैं। तो कभी पूछ ले कि चेर वंश के किस शासन को लाल चेर की उपाधि दी जाती है, लाल चेर की उपाधि, तो वो है सेनगुट्टुवन। कौन है, सेनगुट्टवन। तो सेनगुट्टुवन को क्या कहते हैं, लाल चेर कहते हैं। अब इन्हीं की एक उपाधि और है, इनकी एक उपाधि अधिराज। तो अधिराज उपाधि किसकी है, वो भी किसकी हो गई, सेनगुट्टुवन की हो गई। तो याद रखेंगे, ठीक है, ये चीजें। अब इस समय के कुछ बंदरगाह फेमस हैं। जैसे अगर बंदरगाहों के नाम ले तो जो इस समय पश्चिमी तट पर और पूर्वी तट पर, क्योंकि चेर राजवंश से इनके पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर कुछ बंदरगाह हैं। अब इन बंदरगाहों को देख लेते कौन कौन से बंदरगाह इस वंश से संबंधित हैं। तो जो पश्चिमी तट के बंदरगाह है, पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह था नौरा, एक बंदरगाह का नाम है तोंडी,
नौरा, तोंडी, मुसीर, क्या है, मुसीर। तो ये जो बंदरगाह ये है पश्चिमी तट पर। तो सिर्फ इनके नाम याद रखें, इनकी लोकेशन कभी नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि ये किस वंश से संबंधित है और किस तट पर हैं। ये देख लिया। अगर पूर्वी तट की बात करें तो जो पूर्वी तट पर बंदरगाह हैं वो कौन कौन से हैं, क्या है, इसी समय पे कोरकई और पूर्णपुहार, कोरकई और पूर्णपुहार क्या है, पूर्वी तट के बंदरगाह हैं, ठीक है, या पूरी सिटी है। आगे देखेंगे तो इसके बारे में, चेर राजवंश के बारे में इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर इससे आता है बेसिक तो वो सही हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे क्या देखेंगे, अगला देखेंगे, अगला किसके बारे में देखेंगे, अगला हम देखेंगे किसके बारे में, पांड्य वंश के बारे में, पांड्य वंश के बारे में। अब पांड्य वंश के बारे में क्या क्या चीजें देखेंगे, ये देख लेते हैं एक बार कि पांड्य वंश में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पांड्य वंश में पहली चीज पढ़ेंगे कि पांड्य वंश का जो उल्लेख किया है सर्वप्रथम किसने किया है, तो पांड्य वंश का सर्वप्रथम उल्लेख किया मेगस्थनीज ने। तो कभी क्वेश्चन पूछे किस वंश के बारे में मेगस्थनीज ने बताया, तो पांड्य वंश के बारे में मेगस्थनीज ने सबसे पहले बताया। अब मेगस्थनीज के अनुसार क्या है कि मेगस्थनीज ने क्या बताया, उसने बताया कि जो पांड्य राज पर हेराकल की एक पुत्री का शासन था और वह राज्य किसके लिए प्रसिद्ध है, मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो पांड्य वंश का क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, वो मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये मोतियों के लिए प्रसिद्ध हो गया, ये हो गया। दूसरा, इसके संस्थापक कौन है, इसकी राजधानी क्या है, उसके प्रतीक चिन्ह क्या है, क्योंकि तीनों वंश के बारे में हम ये देखेंगे, हो सकता है मिलाने को कभी दे दे। पांड्य वंश उसका प्रतीक चिन्ह, चेर वंश प्रतीक चिन्ह, या चेर वंश संस्थापक, पांड्य वंश राजधानी, चेर वंश राजधानी, तो ये चीजें जरूर देखेंगे। अगर इसके संस्थापक की बात करें तो नेडियोन नाम का एक शासक है, नेडियोन, ये क्या है, ये इसका क्या हो जाएगा इसका संस्थापक। लेकिन अगर इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है मदुरै। मदुरै किसकी राजधानी है, पांड्य वंश की राजधानी है। संस्थापक कौन है, नेडियोन है, तो नेडियोन इसके संस्थापक हो गए। अगर इनका बात करें, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, इनका प्रतीक चिन्ह है कार्प। तो कार्प या मछली क्या है, इनका प्रतीक चिन्ह है। तो क्या याद रखना, कार्प इसी को मछली कहते हैं, तो ये इनका प्रतीक चिन्ह है, ये याद होना चाहिए। दूसरा, अब जो संगम युग की जो सभाएं हुई हैं वो मदुरै में हुई हैं, ये बात तो मैंने आपको पढ़ाई थी। तो दो सभाएं क्या थी मदुरै में, पहली और तीसरी। अब क्या है, जो पांड्यों का उल्लेख है तो रामायण और महाभारत जो है उनमें इनका उल्लेख मिलता है। अब पांड्यों की एक पांड्य वंश जो था, यहाँ से एक नदी गुजरती थी, जो नदी का नाम था वेगी नदी। कौन सी नदी, वेगी नदी। तो जो वेगी नदी है इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि जो पांड्य वंश है इसकी जीवन रेखा थी, कौन सी थी, वेगी नदी। अब जो पांड्यों ने क्या किया, चोलो, चेरे एवं कलभरों के विक्रमादित्य द्वितीय ने पराजित किया था। यानी पांड्यों को विक्रमादित्य द्वितीय ने क्या किया था, हराया था। अब इस समय की कुछ शब्दावली है, जैसे मैंने आपको बताया था पेरुनल क्या है, पहले बताया पेरुनल क्या था, पेरुनल था राजा का जो जन्मदिन होता था उसे क्या कहते थे, पेरुनल कहते थे। मनरम आपको पढ़ाया था, मनरम क्या था, राजा का न्यायालय था। इसी तरह से कुछ शब्दावली है, जैसे करई क्या है, अगर कभी पूछ ले करई, तो करई क्या है, भूमिकर है। करई क्या है, भूमिकर है, करई याद रखेंगे हम, करई क्या है, भूमिकर है। इसी तरह से पूछे एनाडी क्या है, एनाडी, तो एनाडी क्या है, एनाडी है सेना नायक को कहते हैं। सेना नायक जो होता था उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एनाडी। तो ये याद रख लिए। अब आगे किसके बारे में देखेंगे, अब हम देखेंगे चोल राजवंश के बारे में। किसके बारे में, चोल राजवंश के बारे में। तो हम इसी तरह से बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते चल रहे हैं और इसी के दम पे हम पूरा क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हर सवाल सही करें, क्योंकि हमारे पास इतनी जानकारी जरूर होनी चाहिए कि एक क्वेश्चन बना सकें, एलिमिनेट करके कुछ उसमें सेट करके इधर उधर से वो चीज़ें बन सकें। ठीक है, पूरा तो इतना फैक्चुअल है कि हर चीज़ मैं पढ़ा दूंगा आपको, उसके बाद भी आप याद नहीं कर सकते। तो हम उतनी चीज़ें जरूर देख लेते हैं जो एक बच्चा, जो एक स्मार्ट जो स्टूडेंट होते हैं वो तैयार करके जाते हैं, तो उतनी चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर उतनी चीज़ों की बात करें तो अगला क्या है, चोल राजवंश के बारे में है। तो अब चोल राजवंश के बारे में क्या क्या देख लेते हैं। अब देखेंगे हम चोल राजवंश के बारे में कि जो चोल राजवंश है सर क्या है, सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य, संगम काल के राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा वंश है, वह यही। तो सर्वाधिक क्या है, ये शक्तिशाली राजवंश है, पहली चीज इसके बारे में याद रखना है। तो सर्वाधिक शक्तिशाली कौन हो गया, चोल वंश का हो गया। ठीक है, आगे क्या, आगे क्या चीजें देखेंगे, आगे देखेंगे कि चोल वंश के बारे में, सॉरी, क्या देखना है चोल राजवंश के बारे में कि जो इनका शासकीय धर्म है वो शैव है, यानी किस धर्म से है, शैव मतावलंबी है। शैव मतावलंबी है यानी शिव के उपासक हैं। ठीक है, तो ये हो गया, शैव मतावलंबी हो गए। अगर बात करें चोल वंश की स्थापना, राजधानी, सॉरी, संस्थापक होने, तो चोल वंश की स्थापना किसने की, विजयालय ने की। विजयालय क्या है, इनका संस्थापक है चोल राजवंश का। अब वो इसकी स्थापना करता है, वो तंजौर को अपनी राजधानी बनाता है। विजयालय क्या करता है, जो अपनी राजधानी है वो तंजौर बनाता है, तंजौर क्या हो जाएगी, उसकी राजधानी हो जाएगी। अब आदित्य प्रथम ने क्या किया, पल्लवों को पराजित किया और चोलों की स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी। लेकिन चोल का जो प्राचीनतम उल्लेख है वो कहाँ पे मिलेगा, वो मिलेगा कात्यायन ने किया है।
जैसे इसके पहले पांड्य पढ़ाया था, तो पांड्य का उल्लेख किसने किया था? वो किया था मेगास्थनीज ने। अब चोल का उल्लेख, चोल के बारे में किसने बताया? तो कात्यायन ने बताया है। ये चीजें याद रखेंगे। दूसरी चीज क्या याद रखेंगे इसी के साथ में कि चोल राज्य के बारे में बताया किसने है? ये तो चलो हमने बता दिया आपको, किसने बताया? कात्यायन ने बताया। लेकिन जो इसका प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, वो याद जरूरी करना है। तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है बाघ। बाघ क्या है? इसका प्रतीक चिन्ह हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है? अब चोल राजवंश के बारे में बताया कि इसकी राजधानी तंजौर किसने बनाई? इसकी जो राजधानी तंजौर है वो बनाई विजयालय ने। तो विजयालय की कुछ उपाधियां हैं वो याद रखना। जैसे विजयालय ने क्या क्या, नरकेसरी की उपाधि धारण की। क्या की? नरकेसरी की उपाधि किसकी है? विजयालय की है। तो इसकी उपाधि क्या है? नर केसरी। तो नर केसरी उपाधि किसकी हो गई? विजयालय की हो गई। ये बात याद किसके बारे में रखना है? विजयालय के बारे में हमें याद होनी चाहिए। इसके अलावा क्या चीजें हैं? जो तंजौर शहर पूरा बसाया गया है, इसके वास्तुकार का नाम पूछ लेगा। तो इसके वास्तुकार कौन है? राजराजा पेरुथच्चन। अगर पूछ ले तंजौर के वास्तुकार कौन है, वो है राजराजा, राजराजा पेरुथच्चन। कौन है? पेरुथच्चन। तो राजराजा पेरुथच्चन क्या हो जाएंगे? इसके वास्तुकार हो जाएंगे। और जो विजयालय इसने तंजौर को राजधानी बनाई, तो यहीं पर एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर का क्या नाम है? उस मंदिर का नाम है निशुम्भ सूदनी देवी का मंदिर। अगर कभी पूछ ले निशुम्भ सूदनी देवी का मंदिर किसने बनाया? निशुम्भ सूदनी देवी मंदिर ये किसने बनवाया? तो ये बनवाया विजयालय ने। क्या याद रखना है? ये किसने बनवाया? विजयालय ने बनाया। अगर पूछ ले चोल किसके सामंत थे, यानी विजयालय किसका सामंत था? ये था पल्लवों का सामंत। यानी चोल जो है ये पल्लवों के सामंत थे। किसके सामंत थे? पल्लवों के। तो ये चीजें हमें याद रखनी कि ये पल्लवों के सामंत है। ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि अभी बताया था कि आदित्य प्रथम ने क्या किया? पल्लवों को पराजित किया पूरी तरह से और चोलों की एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी। तो जो आदित्य प्रथम है ये किसकी उपाधि धारित करता है? ये उपाधि धारित करता है कोदंडराम की। कोदंड राम की। किसकी उपाधि धारित करता है? आदित्य प्रथम क्या करता है? कोदंड राम की उपाधि धारित करता है। कोदंड राम की उपाधि किसकी है? आदित्य प्रथम की है। आदित्य प्रथम का ने क्या किया? आदित्य प्रथम ने क्या किया? आदित्य प्रथम ने क्या किया? चोलों की स्वतंत्र सत्ता स्थापित की और पांड्यों को पूरी तरह से हरा करके इसने क्या किया? चोलों की पूरी एक सत्ता स्थापित कर दी। अब क्या है? अब आगे देखते हैं। आगे देखेंगे कि जो राजधानी उरैर है, संगम काल में क्या है? व्यापार, कपास व्यापार जो था उसका एक केंद्र था राजधानी उरैर, और वह तंजौर। तो इनकी दो राजधानियां रही। एक तो तंजौर मैंने पढ़ा थी, और दूसरी जो राजधानी की बात करेंगे ये करेंगे उरैर की। जो उरैर है ये क्या है? इनकी दूसरी राजधानी है। अब क्या है? करिकल जो है चोल का सबसे महान शासक है, यानी चोल वंश का सबसे महान शासक क्या था? करिकाल था। करिकाल इसने क्या किया? इसने किया कि इसने उरैर के बाद चोलों की तटीय राजधानी आधुनिक कावेरीपट्टम में पुहार की स्थापना की थी। यानी अगर बात करें इनकी राजधानी पुहार किसने की? पुहार। अगर बात करें कि कभी क्वेश्चन सीधा पूछे कि चोलों की राजधानी पुहार किसने स्थापित की, तो पुहार की स्थापना किसने की होगी? करिकाल ने। करिकाल जो इस वंश का सबसे महान शासक माना जाता है, और करिकाल जो है उसने क्या किया? उसने क्या चोलों की राजधानी क्या की? कावेरी पट्टनम या पुहार क्या की? बनाई। ठीक है। आगे। अब संगम साहित्य में दो चोल नरेशों का उल्लेख है, यानी संगम काल में संगम का साहित्य जो हम पढ़ते हैं उसमें क्या मिलता है? दो चोल काल के दो शासकों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। कितने शासकों का? दो चोल शासकों का। वो दो चोल शासक कौन कौन से, ये याद रखना है। तो वो जो दो चोल शासक है जिनका उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है, उनमें किसका नाम आएगा? उनमें नाम आएगा करिकाल का। एक करिकाल हो गए, दूसरे कौन हो गए? दूसरे हो गए कोच्चेन अगनान। कोच्चेन गान। कोच्चेन गान क्या हो गए और कारिकाल क्या हो गए? ये दो व्यक्ति हैं चोल राजवंश के जिनका उल्लेख मिलता है हमें संगम साहित्य में। ये चीज हम याद कर लिए। इसके बाद क्या याद रखेंगे? इसके बाद रखेंगे कि जो राष्ट्रकूट हैं नरेश कृष्ण तृतीय, इसी समय के क्या है? एक राष्ट्रकूट रहे हैं नरेश कृष्ण तृतीय जिनका नाम था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने गंग की सहायता से चोलों पर आक्रमण किया है और तोल कोलम युद्ध में चोल हारे हैं। यानी चोल जो हारे हैं, तोल कोलम युद्ध किसके किसके बीच हुआ है? तो याद रखना राष्ट्रकूटों के बीच में और चोलों के बीच में। तो तोक कोलम युद्ध का एक नाम आता है इसमें, तोक कोलम युद्ध। तो जो तोक कोलम युद्ध है ये चोल और राष्ट्रकूटों के बीच में होता है। चोल और राष्ट्रकूट के बीच में होता है। तो जो चोल वंश इसमें हारता है और राष्ट्रकूटों की तरफ से लड़ता है कौन? राष्ट्रकूटों की तरफ से लड़ते हैं इसमें नरेश कृष्ण तृतीय। कौन लड़ते हैं? नरेश कृष्ण तृतीय। नरेश कृष्ण तृतीय, ये हो गया। अब क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे चोल वंश के जो कुछ महान शासक रहे हैं, जैसे राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, इनके बारे में, राजेंद्र द्वितीय, इन सब के बारे में कुछ कुछ चीजें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं एक साथ में। ठीक है। तो इनके बारे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देख लेते हैं। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? जैसे अगर हम इसकी बात करें कि इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो अगर हम देखेंगे किसके बारे में शुरुआत करेंगे, हम शुरुआत करेंगे राजराज के बारे में।
राजराज के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, राजराज। राजराज के बारे में क्या चीज़ है? एक तो राजराज क्या है, राजराज का समय पीरियड अगर देखें तो राजराज का टाइम पीरियड है 985 से 1014 ईस्वी के बीच में। क्या है? 985 से 1014 के बीच में। अब जो इनका राज्यारोहण होता है इसके समय क्या है, चोलों का महान युग शुरू हो जाता है। अब इन्होंने क्या किया, जो राजराज प्रथम ने जल सेना प्रारंभ की। राजराज प्रथम के बारे में क्या क्या याद रखना है कि इन्होंने जल सेना का शुरुआत किया। जल सेना क्या की? जल सेना प्रारंभ की किसने की? राजराज प्रथम ने या राजराज ने। फिर इसके इसी जल सेना के सहारे उन्होंने क्या किया, श्रीलंका के महेंद्र पंचम को हरा करके उसके उत्तरी भाग पर अधिकार किया था। यानी अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि श्रीलंका का उत्तरी भाग किसने जीता, तो जो श्रीलंका का उत्तरी भाग है वो इन्होंने जीता। किसने जीता? राजराज प्रथम ने जीता। अब श्रीलंका के जो उत्तरी भाग जीता तो इन्होंने श्रीलंका में किसको हराया, तो महेंद्र पंचम नाम का एक शासक था, उसको हराया। किसको हराया? महेंद्र पंचम। तो महेंद्र पंचम नाम के शासक को हराया और क्या किया, श्रीलंका का उत्तरी भाग जीता। अब जो श्रीलंका का उत्तरी भाग जीता उस पर क्या किया, अधिकार कर लिया और उसका नया नाम रख दिया। उसका नाम रखा मुंडी मंडलम। मुंडी मंडलम क्या है? श्रीलंका का उत्तरी भाग है। इसका नाम क्या रखा इन्होंने? नाम रखा जीतने के बाद मुंडी मुंडलम। ये याद रखना है। आगे क्या याद रखना है इनके बारे में? आगे याद रखना है कि इन्होंने संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को जीता था। जो पूरा द्रविड़ प्रदेश था उसे जीता और चोल नारायण कहा। तो उसी उपलक्ष्य में इन्हें क्या कहा गया? चोल नारायण। तो अगर बात करें चोल नारायण किसको कहते हैं, वो कहते हैं राजराज प्रथम को। किस उपलक्ष्य में कहते हैं? जो द्रविड़ का क्षेत्र है उसको जीतने के उपलक्ष्य में क्या कहा जाता है? इनको चोल नारायण कहते हैं। आगे क्या याद रखेंगे? इसने तंजौर और गंगई कोल्ड चोलपुरम के जो मंदिर हैं, क्या? तंजौर और गंगई गंगई कोंड गंगई कोंडा चोलपुरम, तो ये मंदिर हैं। जो ये दो मंदिर हैं इनका निर्माण किसने करवाया है? उसका निर्माण भी करवाया राजराज प्रथम ने। अब तंजौर में इसने क्या कराया है? तंजौर में बृहदेश्वर और राजराजेश्वर मंदिर का भी क्या करवाया है? निर्माण करवाया है। यहाँ पे एक मंदिर है बृहदेश्वर, इसी को कहते हैं राजराजेश्वर। ये मंदिर किसने बनवाया है? याद रखना है, राजराज प्रथम ने बनवाया है। अब इसकी उपाधियां हैं कुछ, जैसे ये खुद को क्या कहता है? चोल मार्तंड, गंगा विजेता। तो चोल मार्तंड और गंगा विजेता क्या है? इसकी उपाधियां हैं। गंगा विजेता, चोल मार्तंड। चोल मार्तंड किसकी उपाधि है? राजराज प्रथम की उपाधियां हैं। इसने स्थानीय स्तर पर क्या करता है? स्वशासन की व्यवस्था आरंभ की। तो जैसे इसने क्या आरंभ की? जल सेना, वैसे इसने क्या आरंभ किया? स्वशासन आरंभ किया। स्थानीय स्तर पर क्या आरंभ किया? स्वशासन आरंभ किया। तो ये चीज याद रखनी है। इसके बाद अगले शासक आएंगे, इनमें जिनके बारे में हमें देखना है वो है राजेंद्र प्रथम। कौन है? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम का समय पीरियड क्या है? 1014 के बाद होगा, तो 1014 के बाद से 1044 तक है। लेकिन क्या याद रखना है कि ये एक भारत का पहला शासक है। ये भारत का पहला शासक है जिसने अरब सागर पर अपनी प्रभुता कायम की। यानी अरब सागर पर प्रभुता कायम करने वाला भारत का पहला शासक। देख लेंगे अरब सागर पर क्या की? प्रभुता कायम करने वाला पहला शासक। ये याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे इसके बाद? कि चोल शासक का यह पश्चिम का प्रथम अभियान है। यानी चोल शासक पश्चिम की ओर क्या करते हैं? प्रथम अभियान करते हैं। पश्चिम की ओर प्रथम अभियान किसने किया? राजेंद्र प्रथम ने किया। ये याद रखेंगे। अब राजेंद्र प्रथम ने किस पे अधिकार किया? राजेंद्र प्रथम ने सीलोन जीता। क्या जीता? सीलोन पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। सीलोन पर अधिकार किया और बंगाल के जो पाल शासक हैं, पाल शासक कहाँ पे राज करते थे? बंगाल में। तो उनके जो एक शासक थे महिपाल, उनको भी इसने हराया था। अब गंगा की घाटी को इसने जीता। इसने क्या जीता? इसने जीता गंगा घाटी। जब इसने गंगा घाटी जीता, बंगाल जीता, तो इसने क्या किया? एक उपाधि धारत की, गंग कोंड चोल की। गंग कोंड चोल की उपाधि किसकी है? राजेंद्र प्रथम की। ये याद रखेंगे। और क्या किया? गंग कोंड चोलपुरम नामक एक नया राजधानी बना दी। क्या बनवाई? गंग कोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी बनाई। अब इसने नौसेना का गठन किया। क्या किया? इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नौसेना का गठन किसने किया? वो इसी ने किया। तो नौसेना का गठन कौन करता है? राजेंद्र प्रथम करता है। उसी के साथ ये क्या करता है? ये जो मलाया, सुमात्रा और जावा है, इन द्वीपों पर अधिकार करता है। यानी मलाया, सुमात्रा, जावा, यानी दक्षिण पूर्व एशिया, जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश है, इनको क्या करता है? जीतता है। ये याद रखेंगे। इसके बाद अगले शासक के बारे में देखेंगे, वो है राजेंद्र द्वितीय। तो राजेंद्र द्वितीय कब क्या देंगे? 1044 के बाद ये राजेंद्र द्वितीय आएंगे। तो राजेंद्र द्वितीय की बात क्या देखना है? राजेंद्र द्वितीय के समय क्या देखना है? राजेंद्र द्वितीय में देखना है कि राजेंद्र द्वितीय के समय की कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे राजेंद्र द्वितीय ने क्या किया? सोमेश्वर को पराजित किया था और विजय स्तंभ लगवाया था। कहाँ पे? कोल्हापुर में। तो राजेंद्र द्वितीय के बारे में कहते हैं, अगर पूछ ले सोमेश्वर को किसने हराया, तो जो सोमेश्वर को हराने वाला व्यक्ति वो है राजेंद्र द्वितीय। इसके बाद क्या याद रखना है कि जो कुलोतुंग प्रथम है वो क्या है? श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता देता है और वह सिंघल राजकुमार से अपनी पुत्री का विवाह किया। अब इस समय होता क्या? इस समय 72 व्यापारियों का एक चोल दूत है जो मंडल कहाँ भेजा जाता है? चीन में भेजा जाता है। यानी कुलोतुंग द्वितीय ने क्या किया? चिदम्बरम मंदिर में स्थित जो विष्णु भगवान की मूर्ति को है समुद्र में फेंकवाया था। ये याद रखना है। जो कुलोतुंग प्रथम है, क्या याद रखना है? कुलोतुंग प्रथम ने क्या किया? चिदम्बरम मंदिर जो बनाया गया, चिदम्बरम मंदिर। अब चिदम्बरम मंदिर में क्या लगाई गई थी? चिदम्बरम मंदिर में क्या है?
मूर्ति है, किसकी? मतलब विष्णु भगवान की एक मूर्ति है जिसे गोविंद राज कहते हैं। उसकी मूर्ति को क्या किया, भगवान जी की मूर्ति को इसने क्या किया, उनकी मूर्ति को इसने फेंकवा दिया। कहाँ फेंकवाया? तो उसकी मूर्ति को इसने फेंकवाया समुद्र में। ये याद रखेंगे। इसके अलावा क्या क्या चीजें इस टॉपिक में जो हमें देखनी है, तो वो आएंगी अभी, कि जो कुलोत्तुंग है वो तृतीय चोल वंश का क्या है, अंतिम महान शासक है। यानी कुलोत्तुंग तृतीय के बारे में क्या याद रखना है, ये प्रथम तो हो गया, इसी तरह से कुलोत्तुंग द्वितीय आएगा, फिर तृतीय आएगा। तृतीय क्या होगा, चोल वंश का अंतिम महान शासक होगा। क्यों? इस वंश का अंतिम, अगर पूछे सिर्फ इस वंश का अंतिम, सबसे अंतिम शासक जो है वो है राजेंद्र तृतीय। यानी राजेंद्र तृतीय क्या है, चोल वंश का अंतिम शासक है। राजेंद्र तृतीय के बारे में क्या याद रखना है, चोल वंश का अंतिम शासक। लेकिन अगर बात करें इस वंश का अंतिम जो सबसे सक्षम शासक रहा है, जो महान शासक रहा है, वो है कुलोत्तुंग तृतीय। तो ये चीज हमें नाम याद रखना है। अब क्या याद रखना है कि जो चोल वंश है किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ये जो इसकी नौसैनिक शक्ति है इसके लिए क्या जाना है, जाना जाता था। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब क्या देखेंगे, इस समय जो पूरा शासन व्यवस्था है चोल राजवंश के बारे में, चोल राजवंश का जो पूरा शासन है वो क्या है, वो टोटल 6 भागों में विभक्त है। कितने? 6 प्रांतों में विभाजित था। तो प्रांत को क्या कहते हैं ये लोग, प्रांत को कहते हैं मंडल। क्या कहते हैं? प्रांत को कहते हैं मंडल। याद रखेंगे, प्रांत को क्या कहा जाता है, मंडल कहा जाता है। और जो चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई है वो इसी तरह डिवाइड है। तो सबसे ऊपर क्या आएगा, राज्य आएगा। प्रांत को अगर राज्य, राज्य के बाद आ जाएगा मंडल। अब मंडल के बाद क्या आएगा, मंडल के बाद आएगा वलनाडु। वलनाडु के बाद क्या आएगा, नाडु। तो मंडल, मंडल के बाद वलनाडु, वलनाडु के बाद नाडु। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, कुर्रम या कोट्टयम। फिर क्या आएगा, कुर्रम। फिर क्या आएगा, कोट्टयम। तो ये चीजें इसी क्रम में है। तो ये क्या है, ये है जो इनका प्रशासनिक इकाइयां हैं, ये कितने भागों में, टोटल 6 प्रांतों में विभाजित है। तो प्रांतों को मंडल कहते हैं, तो मंडल हो गया। अब इसके बाद क्या है, प्रशासनिक इकाइयां इसी तरह से। तो सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई की बात करें तो होगी कोट्टयम। कोट्टयम क्या होगी, सबसे छोटी इकाई होगी। अब इस समय जो नाडु है, नाडु की स्थानीय सभा को क्या कहते हैं, नट्टार कहते हैं। और इसी तरह से कुछ शब्दावली, जैसे मुवद्देलन है, मुदेलन। तो मुदेवलन के बारे में मैंने क्या बताया था, या मुविंदार पढ़ाया था एनसीईआरटी में, कि जो 3 राजाओं को अपनी सेवाएं देने वाले किसान हैं उनको क्या कहते हैं, मुविंदार कहते हैं। ठीक है। उर क्या है, उर एक ग्राम सभा है। उर क्या है, ग्राम सभा है। तो याद रखना उर के बारे में। अगर पूछ ले उर का टाइम पीरियड कितना था, जो उर है एक ग्राम सभा है, ये 3 वर्ष के लिए होती थी। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। ये हो गया। आगे क्या है कि नगरम क्या है, व्यापारी समुदाय था। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बताई। उसी समय कुछ व्यापारी समुदाय और हैं, जैसे नाना देशी। क्या है, नाना देशी एक व्यापारी समुदाय है। इसी तरह से एक व्यापारी समुदाय और है, मणिग्रामन। मणिग्रामन ये क्या है, व्यापारी समुदाय है। ये याद रखेंगे। अब चोल चोल काल जो है ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें जो राजराज प्रथम इसने स्थानीय स्वशासन के क्या क्या स्थापित किया। तो जो चोल राजवंश है ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध है। अब इसकी जो मुख्य विशेषता है वो है ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, यानी स्थानीय स्वशासन क्या है, इसकी एक मुख्य विशेषता है। तो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद कौन कौन सी चीजें देखनी है इस वंश से, वो देखनी है हमें, कि जो आय है, राज्य का आय वो कृषि उत्पादन से होता था। यानी जो राज्य की आय वो कृषि उत्पादन से होती है। लेकिन जो उत्पादन कर लगाया जाता है वो 1/3 लगाया जाता था। जो भी पढ़ा था इससे पहले का पढ़ाया था 1/6 लगता था। किस वंश में 1/6 लगता था वो आप बताइएगा। लेकिन जो इस समय लगता है 1/3 लगता है। ठीक है। अब चोल सेना तीन तीन चीजों पर निर्भर है। एक तो पहली बात पैदल सेना है, दूसरी हाथियों की सेना है, तीसरी घोड़ों की सेना है। तो ये तीनों सेनाएं थी। इनके पास 9 सेना थी। तो इन 9 सेना के लिए क्या है, ये सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। अब जो इस समय के एक सोने के सिक्के चलते थे उसको क्या कहते हैं, इस समय सोना का सिक्का जो चलता है उसको कहते हैं कासू। कासू क्या है, इस समय का जो सोने का सिक्का है उसको कासू कहा जाता है। अब इनके बंदरगाह, जैसे कावेरी पट्टनम किसका बंदरगाह है, चोलों का बंदरगाह। और चोल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह क्या है, वो है कावेरी पट्टनम। तो ये क्या है, चोलों का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ये याद रखेंगे। अब चोल सम्राट जो परांतक प्रथम है, उसने उसके बारे में क्या है कि उसने अपने शासन के 12वें व 14वें वर्ष में क्या किया, उत्तर मेरु अभिलेख, उत्तर मेरु का जो अभिलेख है, उत्तर मेरूर अभिलेख किसके बारे में है, उत्तर मेरूर अभिलेख। ये जो इनका चोल सम्राट है परांतक प्रथम, वो अपने शासन के 12वें और 14वें वर्ष में क्या करता है, इसी स्तंभ पर स्थानीय स्वशासन व ग्राम प्रशासन व्यवस्था का चित्रण उपलब्ध देता है। यानी जो उत्तर मेरूर अभिलेख है, तो ग्रामीण स्वशासन या जो ग्रामीण शासन है इसके बारे में जानकारी इसी उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। लेकिन कौन देता है, वो देता है परांतक प्रथम। जो परांतक प्रथम है क्या है, इसी उत्तर मेरूर अभिलेख में इस चीज का क्या करता है, वर्णन करवाता है। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब क्या है, अब अगर कभी पूछ ले चोल राजधानियां का क्रम क्या है, यानी चोल राजधानियां किस क्रम में व्यवस्थित हुई, सबसे पहले राजधानी क्या था, उसके बाद राजधानी क्या बनी। सबसे पहले इनकी राजधानी थी उरयूर। उसके बाद क्या बनती है, उसके बाद इनकी राजधानी बनती है तंजौर। फिर क्या बनती है, गंगई कोंड चोलपुरम। फिर क्या बनती है, कांची। तो याद रखेंगे इनकी राजधानी का एक क्रम है। क्या है, उरयूर, तंजौर, गंगई कोंड चोलपुरम और कांची, इनकी राजधानी का क्रम है। ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है।
अब चोल काल में जो सबसे प्रसिद्ध कला है वो है मूर्ति कला के बारे में, जो है कांस्य की मूर्ति कला, नटराज की मूर्ति जो बनाई गई है वही इस युग की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है। अब इसमें मंदिर मैंने आपको बता दिया कि बृहदेश्वर एवं राजराजेश्वर मंदिर के यहाँ तंजौर में है, वो सबसे फेमस है। अब चोल द्रविड़ शैला की जो चोल द्रविड़ शैली की जो मुख्य विशेषता है मंदिर निर्माण, वो है विमान। विमानों का जो निर्माण है, जो विमान बनाए गए हैं, विमान और गोपुरम जिस तरह से बनाए गए हैं कि इनकी सबसे बड़ी विशेषता रही है। आगे कुछ शब्दावली, जैसे कराई मैंने बताया था भू राजस्व है, कराई क्या था, भू राजस्व था। इसी तरह से क्या है, वेलालर एक शब्द था, एनसीईआरटी में पढ़ाया था। जो वेलालर है ये क्या है, ये है बड़े किसान, इनको कहते हैं। इसी तरह मैंने आपको पढ़ाया था कडेसियार, कडेसियार क्या है, ये है भूमिहीन मजदूर, ये याद रखना है। और क्या याद रखना है, इसी तरह एक शब्द है इराबू। तो इराबू क्या है, ये है जबरन लिया जाने वाला उपहार, यानी जबरन जो उपहार लेते थे उसको क्या कहते थे, उसको कहते थे इराडू, इराबू। तो इराबू हो गया। अब क्या याद रखेंगे, चोल संस्थान में कुछ भूमि भूमि के प्रकार बताए गए हैं। क्या बताएंगे, जैसे भूमि होती है पल्ली चंदनम, पल्ली चंदम, पल्ली चंदम। ये जो पल्ली चंदम भूमि है ये किसके लिए वर्णित है, ये है जैन संस्थाओं को जो दान में दी जाते थे। ये एनसीईआरटी में पढ़ा भी चुका हूँ आपको। तो जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि पल्ली चंदम। इसी तरह से ब्रह्मदेह है, ब्रह्मदेह क्या है, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि ब्रह्मदेह हो जाएगी। इसी तरह से एक भूमि आएगी साला भोग। तो जो साला भोग भूमि है जिसके बारे में क्या है कि स्कूलों को दान में दी जाती थी, यानी विद्यालयों को दान में दी गई भूमि साला भूमि। इसी तरह से वेलन वग गई है, वेलन वग गई। तो जो वेलन वग गई है ये क्या है, ये है गैर ब्राह्मण किसानों को दान दी गई भूमि। गैर ब्राह्मण जो किसान हैं उनको दान दी गई भूमि क्या है, ये है वेलन वग गई। तो ये याद रखेंगे। अब इसके अलावा क्या याद रखेंगे, इसमें इसमें याद रखेंगे जो एनआरडी है किसको कहते थे, सेना के कप्तान को कहते थे, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अरिकामेडु क्या है, अरिकामेडु एक पोर्ट है, वो कहाँ है, वर्तमान में पुदुचेरी में है, चोल काल का एक पोर्ट है, ये याद रखना है। ठीक है। अब 24 बंदरगाहों का उल्लेख किस पुस्तक में, अगर बात करें हम कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया 24 बंदरगाहों का उल्लेख, वो है पेरिप्लस, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, जो यूनानी भाषा की एक पुस्तक है। कौन सा पुस्तक है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, एरिथ्रियन सी। तो इस पुस्तक में क्या किया गया है, इस पुस्तक में किया गया है कि जो यूनान पुस्तक है, यूनानी भाषा की पुस्तक, इसमें 24 बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। कितने बंदरगाहों का, 24 बंदरगाहों। अब जो इस संगम काल में चोलों की समृद्धि है इतनी बड़ी व्यापक, क्योंकि मैंने अभी सारे वंश पढ़ा है, आपको पांड्य भी पढ़ा है, चेर भी पढ़ा है, पर आपको क्या लगता है चोल जो है इतना समृद्ध कैसे होगा। तो इस समय का जो सबसे बड़ा व्यापार है वो है सुविकसित वस्त्र उद्योग, यानी इनके समय वस्त्र उद्योग इतना ज़्यादा सुविकसित है कि उसके उसी के दम पे क्या करते हैं, पूरी समृद्धि कायम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई यहाँ से। अब इसके बाद कौन कौन सी चीज़ें हमें देखनी है, अब इसके बाद से हम देखेंगे कि जो राजा की सहायता के लिए एक परिषद बनाई जाती थी। क्या बनाई जाती थी, राजा की सहायता के लिए एक परिषद बनाई जाती थी। उस परिषद में 5 भाग थे। जो परिषद है वो क्या है, उसमें 5 भाग हैं। कितने भाग है टोटल, 5 भाग। 5 भाग कौन कौन से थे, एक व्यक्ति हो जाएगा मंत्री। अब मंत्री को क्या कहते हैं, मंत्री को ये लोग कहते हैं अमीचार। अमीचार क्या है, अमीचार मंत्री है। पुरोहित को पुरोहित कहते हैं। गुप्तचर को क्या कहते हैं, ये याद रखना है, गुप्तचर को कहते हैं ओर्रार। ओर्रार क्या है, गुप्तचर की एक संज्ञा है। तो ये हो गया। इसी के साथ क्या होता है, ये चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। अब हम अगले वंश के बारे में अगला वंश आएगा चालुक्य वंश, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो हम 2 पार्ट में ये पूरा टॉपिक कवर करेंगे। पहला पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया। अब दूसरे पार्ट में हम क्या देखेंगे, वहाँ पे देखेंगे चालुक्य वंश के बारे में, फिर राष्ट्रकूट वंश के बारे में, फिर गंग वंश के बारे में। ये एक वीडियो में कवर करेंगे और ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। इसके बाद हम उसी वीडियो में क्या करेंगे, लास्ट में सारे क्वेश्चन देख लेंगे, और जो संगम युग की मोस्ट रिपीटेड थीम से सारे सवाल बन रहे हैं, ये सारे सवाल आपके बनने लगेंगे। तो थैंक यू दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।